नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हर स्वाभिमानी का स्वाभिमान तिरंगा, हर देशभक्त का अभिमान तिरंगा, देश की आन बान शान तिरंगा, हर हिंदुस्तानी की जान तिरंगा। आज हम दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे गौरवशाली ध्वज पर श्वेत पत्र पेश करने वाले हैं। हमारे देश के तिरंगे और आम नागरिकों के बीच के जो रिश्ते होते हैं, उनका दायरा क्या होता है, क्या है तिरंगे का इतिहास, किस तरीके से बाकी दुनिया के जो देश हैं वहां पर नियम कानून होते हैं उनके राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, और हमारा तिरंगा कितना अलग है। आइए आज श्वेत पत्र इसी पर पेश करें। कीमत कपड़े की नहीं है, कीमत सम्मान की है। देशभक्ति के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बर्फ के अंधड़ों से टकराने का जो जोश जवानों में भरे, वो तिरंगा। दुनिया के सामने भारत के वर्चस्व का उद्घोष जो करे, वो तिरंगा। दुनिया की हदों से आगे चांद और मंगल तक जय हिंद का नारा जो गुंजायमान करे, वो तिरंगा। जिसे ऊंची चोटियों पर गाड़ कर या जिसमें खुद लिपट कर लौटने की ख्वाहिश मां भारती का हर सपूत रखे, वो तिरंगा। जनगण के मन में जो चेतना का संचार करे, वो तिरंगा। 15 अगस्त के दिन मैम 15 किलोमीटर रनिंग करेंगे while carrying this flag। मोदी जी का कहना है घर घर तिरंगा। देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और स्वाभिमान का जो परचम लहराए, वो तिरंगा। तिरंगा ही आरज़ू, तिरंगा ही आत्मा, तिरंगा ही जीवन। आजादी की अमृत वेला में देश में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का अभियान। थोड़ी राजनीति है पर ज्यादा स्वाभिमान। आज श्वेत पत्र में तिरंगे के हर रंग की छटा का पूरा इतिहास और वर्तमान बताएंगे। दुनिया में हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। भारत ने आजादी से लगभग 3 हफ्ते पहले अपना राष्ट्रीय ध्वज इस स्वरूप में अपनाया था। वो तारीख थी 22 जुलाई 1947 की। आज आजादी के अमृत महोत्सव के समय हर घर तिरंगा का जो अभियान है, वो लोगों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूक करने को लेकर है। तिरंगा जीत है, तिरंगा ही जश्न है, तिरंगा जोश है, तिरंगा जुनून है, तिरंगा ही पहचान है। क्या मायने हैं आपके लिए तिरंगा? मैम इट इज जस्ट पेट्रो। मैम देशभक्ति के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम अगर ये लेके अगर हम दौड़ते हैं तो इससे क्या है कि हेल्थ के साथ साथ एक मैसेज देते हैं सभी देशवासियों को, ताकि एक प्यार से रहे, सब एक यूनिटी में रहे। सब एक है, झंडा एक है, सब झंडा एक है, सब एक है। मैं अपनी राष्ट्र की शान है, अपना ये राष्ट्रीय ध्वज है, तो घर पे लगा रहता है। जब तिरंगा लहराता है तो अपनी जो था उसकी राष्ट्र भावना जागृत होती है। क्योंकि सामने भी आपने लगाया है, पीछे भी एक बड़ा सा तिरंगा लगाया, ये अभियान का हिस्सा है? नहीं, ये खरीदारी नहीं है, ये सम्मान है। अच्छा। हाँ, ये सम्मान है, और सम्मान स्पेशली मोदी जी के लिए है। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने बोला है हर घर झंडा, वही हो रहा है। बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी जो है इतनी आसानी से नहीं मिली है, तो उसको हमें सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। इट इज अ प्राउड फील ऑफ दिस, यू नो, बिकॉज ये स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम हर घर तिरंगा, और 75 है,
So celebrate कर रहे हैं. So प्राउड फील proud feel करते हैं. देश के सभी नागरिकों के लिए बताना है, बच्चों को बताना है कि ये फ्लैग जो सा है इसकी क्या अहमियत है. बच्चों को पता चले कि ये हमारे सेनानियों ने कितनी कुर्बानी दी, जिसकी वजह से तिरंगा हमारे हाथ आया. 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तिरंगे के करोड़ों मतलब हो सकते हैं. देश में अमृत महोत्सव के तौर पर मनाए जा रहे आजादी के 75 साल के जश्न पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर तिरंगा लगाकर यही संदेश दिया कि हमारी पहचान ही हमारा उत्सव है. इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए जनता से भी अपील की कि वो हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो. इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं. इस बार का स्वतंत्रता दिवस जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं. ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है. आप भी सोचिए, अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती. तिरंगा अभियान के जरिए सरकार की योजना है भारत के हर घर तिरंगा लहराए. इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है. सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए. तो इतनी बड़ी संख्या में आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा. ये मैसेज बिल्कुल आप ध्यान में रखिए. ये बाइक रैली सिर्फ बाइक रैली नहीं है, ये सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं है. जब ये बाइक रैली खत्म हो तो इस तिरंगे का सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है. तो इस तिरंगे को आप अपने घर लेके जाइए, रोड पे मत छोड़िए. ये तिरंगा सिर्फ तिरंगा नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है और ये हमारी जान भी है. तिरंगे पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए. तिरंगा हमारी जान है. तिरंगा के ऊपर अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं. ये लोग, इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या, किस चीज़ के ऊपर राजनीति करें. जो हमारे पूर्वजों ने करके हमारे को जीत दिलाई है, वो तिरंगा हमारी शान है. तिरंगे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं और जान लुटा भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं. किसी की जान लेने के मौका आएगा तो जान ले भी लेंगे उसको. तिरंगे के लिए गलत नहीं होना चाहिए. हमारे तिरंगे के साथ तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे. तिरंगा हमारे लिए बहुत महत्व रखता है. तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है. बिना तिरंगे के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हम. इतनी महत्व रखता है तिरंगा. तिरंगे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं. देखो, तिरंगा जैसा एक हमारे हिंदुस्तान की शान है, जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारा ये तिरंगा जो है, इस पर हम हमारे जो सेना के जो मतलब जो कारगिल में युद्ध या ये सब, तिरंगे के लिए हम अपने मतलब हम ये कह सकते हैं अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं. एक आकलन के अनुसार इस अभियान के लिए देश भर में कम से कम 25 करोड़ तिरंगों की आवश्यकता होगी. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार अब तक केवल 6 करोड़ की मांग पूरी हो पाई है, पर तेजी से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं. हमको 3 लाख का टारगेट था, बाद में वो बढ़ के 484 हो गया है. तो जितना टारगेट है उसमें से करीब 2,26,000 एमएसएमई विभाग दे रहा है. बाकी झंडे हम लोगों ने सब अपने सिलवा लिए हैं. अब उन झंडों को हम यथास्थान जहां जाना है, जिनको आवश्यकता है, वहां भेज रहे हैं. केंद्र सरकार ने कंपनियों को इस अभियान पर सीएसआर फंड खर्च करने की इजाजत दे दी. इसीलिए कई कॉरपोरेट घराने भी बढ़ चढ़कर ऑर्डर दे रहे हैं. दूर दराज के गांव की महिला सेल्फ हेल्प समूहों को भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं. हमारे यहाँ झंडे डेली 20 से 25 हजार बन रहा है. और ये हमारे प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके अंतर्गत हमें ओडीओपी योजना का जो लाभ मिला है. हमारी सीएफसी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें सारी महिलाओं को घर बैठे जो है काम मिला है. तो इसके लिए ये हमारे लिए गर्व की भी बात है, जो हमें झंडे बनाने का अवसर मिला है. पहला हमारा जो मिला है ऑर्डर, वो हमारे राष्ट्र के प्रति मिला. हम लोग उसके प्रति समर्पित हैं, तो इसका तो अलग ही एक आनंद है.
सारी महिलाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके अंतर्गत जो कैंपेन चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके लिए झंडे का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 2500 झंडे बनाने के बाद आज हर घर तिरंगा की सरकारी अभियान की बात हो रही है, लेकिन सोचिए एक ऐसा समय भी था जब हर घर पर वाकई तिरंगा लग नहीं सकता था। हर समय बहुत सारे बदलाव हुए। 2002 में जो फ्लैग कोड मौजूदा स्वरूप में सामने आया, उसके बाद से एक आम आदमी को अधिकार मिला कि वो अपने घर पर, अपने दफ्तर में, स्कूलों में या कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वहां पर साल के किसी भी समय में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सके। तो अगर आप भी हर घर तिरंगा और तिरंगा अभियान के साथ इस बार जुड़ने का सोच रहे हैं, तो हम आपको फ्लैग कोड के चंद प्रावधानों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। हर घर तिरंगा अभियान से पहले 20 जुलाई 2022 को केंद्र ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में एक अहम संशोधन किया। इसके अनुसार दिन हो या रात, राष्ट्रीय ध्वज को खुले में किसी भी समय फहराया जा सकता है। इससे पहले सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही ऐसा करने की अनुमति थी। दूसरा अहम संशोधन पिछले साल हुआ था। इसके अनुसार अब तक केवल खादी से बनने वाला तिरंगा सूती, ऊनी, रेशमी या पॉलिएस्टर का भी हो सकता है। इन दो संशोधनों से पहले जो सबसे अहम बदलाव हुआ था वो था 2002 में, जब आम नागरिकों को अपने ध्वज पर खास अधिकार मिला था। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के क्लॉज 2 के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो सार्वजनिक, निजी या शैक्षिक संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। हालांकि हम आपको बताते हैं कि किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के साथ साथ 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट को भी समझना जरूरी है, ताकि अनजाने में भी तिरंगे का अपमान न होने पाए। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसका सम्मान सर्वोपरि हो, फटा हुआ या गंदा झंडा नहीं फहराया जाए। झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए, यानी सबसे ऊपर केसरी हो न कि हरा। झंडे को किसी के भी समक्ष झुकाया नहीं जाए। तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज उससे ऊंचा न हो, न ही उसकी बराबरी पर हो। फ्लैग मास्ट यानी पोल पर किसी भी चीज को नहीं रखा जाए। इसमें फूल, मालाएं या प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। तिरंगा जमीन पर न लगे, न ही पानी में लगे। तिरंगे को दूसरे ध्वजों के साथ न फहराया जाए। तिरंगे का प्रयोग पहनावे का हिस्सा नहीं हो सकता, न ही इसे कुशन, रुमाल, अंतर्वस्त्र में कढ़ाई से बनाया जा सकता है। तिरंगे पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। तिरंगे को किसी गाड़ी, ट्रेन, नाव या हवाई जहाज के ऊपर, बगल में, पीछे या सामने के हिस्से को ढकने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तिरंगा अपने देश की शान है, शोभा है, गर्व की बात है। तो तिरंगा हाथ में लेके चलते हैं, तो तिरंगा के मान सम्मान रखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और आगे तक बताना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल करना हमारे संविधान के अनुसार हर नागरिक का अपना एक अधिकार है, पर उसको संभालना भी हमारी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि जी प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद इसे कौन घर लेके जाएगा। अगर आपने लिया है, आपने फ्लैग को टेक किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इवन आप ये मत सोचिए कि कोई और आके उसको हैंडल आउट करेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी अगर मैच हुआ होता तो आपको अपने क्लियर करते हैं, जब आपका घर हो, ऑफिस हो या सोसाइटी में भी कहीं ऐसी जगह होती हैं, तो सबसे पहले आपको खुद उसको इनिशिएटिव लेते हुए उसको पिक आउट कर लेना चाहिए और उसको एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे वो इज्जत और मान का अधिकारी है। तिरंगा हमारी अस्मिता है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा देश की शान है। हमें इस पे नाज है क्योंकि तिरंगा हमारा पहचान है। पहला रंग केसरिया जो हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा रंग सफेद जो शांति का प्रतीक है। तीसरा रंग हरा जो समृद्धि का प्रतीक है। बीच में नीला अशोक चक्र जो जीवन चक्र को दर्शाता है। लेकिन हमारे तिरंगे ने इस रूप को लेने से पहले एक बहुत लंबा रास्ता अख्तियार किया है। हम आपको वो भी बताते हैं और तिरंगे के रचयिता से भी मिलवाते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे वेंकैया महात्मा गांधी के अनुयायी थे। हीरे के उत्खनन के विशेषज्ञ थे, तो कभी उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाता था। कपास की खेती पर कई वर्ष शोध किया तो कृषि वैज्ञानिक या पट्टी वेंकैया भी कहे गए। Our tricolor represents our nation.
It represents 130 crore Indians in the whole world. It stands as a symbol for our independent India. But one sad thing is, though 100 years have passed, it is 100 years since the flag was designed by Sri Pingali Venkaiah. Many people still do not know about Sri Pingali, about the architect of the tricolor. It is a very sad thing. And here, the brainchild of our beloved Prime Minister Modi ji, the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Due to this, nowadays, many people, especially youth, they could know about something about life of Pingali Venkaiah, the sacrifices made by Pingali Venkaiah. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता होती थी जिसमें देश की भावना निहित हो। पिंगली वेंकैया ने 1916 से 1921 तक 30 से अधिक देशों के ध्वजों का अध्ययन किया और 1921 में ही विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाल और हरी पट्टी का ध्वज महात्मा गांधी को सौंपा। महात्मा गांधी ने इसमें सफेद पट्टी जोड़ने को कहा। साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा भी जोड़ा गया। इसे स्वराज ध्वज कहा गया। Basically, he was follower of Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita says, "Do and never expect result." That was his. And I remember when I was a youngster, I used to read his diaries. He used to walk around 18-20 kilometers because he no lack of money. And of course, in the last period before he was dying, the dignitaries of Vijayawada city, they felicitated him and gave money, and they know that he will not take money, they gave it to his elder son. That was his humbleness. He never asked anything. He never, after the design of the flag and after getting the independence, he never came into public life. पिंगली के डिजाइनर झंडे के 10 साल बाद 1931 में झंडे के रंग और प्रतीक चिन्हों को लेकर एक अलग तरह की बहस होने लगी। कुछ लोगों का मत था कि चरखा हटाकर उसकी जगह शक्ति के प्रतीक गदा को रखा जाए। कुछ लोग मांग कर रहे थे कि गेरुए रंग की एक पट्टी और जुड़े। कुछ सिखों का सुझाव था कि या तो झंडे में पीला रंग भी जोड़ा जाए या सभी धार्मिक प्रतीक हटा दिए जाएं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सुझाव पर लाल की जगह केसरिया रंग कर दिया गया। इस तरह केसरिया और हरे के साथ सफेद पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा तैयार हुआ। जुलाई 1947 में संविधान सभा के अंदर पिंगली वेंकैया के डिजाइन झंडे को राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। कुछ समय बाद चरखे की जगह अशोक स्तंभ से लेकर नीले चक्र को रखा गया और तब से यही ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इस झंडे को पहली बार देश की आजादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 के दिन आधिकारिक तौर पर फहराया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश का उत्सव है। उसे सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। आम नागरिक तो मिलजुल कर मना रहे हैं, लेकिन राजनीति की रवायत रही है अगर किसी मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो कैसे। सो हमारा प्यारा झंडा देशभक्ति से अलग होकर जब राजनेताओं के बीच जाता है तो राजनीति का जरिया भी बन जाता है। तिरंगे का सम्मान हर किसी के मन में है, तो फिर तिरंगे पर ये मिजाज क्या है? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं। अब मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं है? मुल्क वाले हैं, लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं। भारत तो वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हम तो उन्हें भी मुल्क का मानते हैं और हम भी मुल्क के हैं। तो आप लगाएंगे तिरंगा कि नहीं लगाएंगे? ना, मैंने इस पर गौर नहीं किया। तिरंगे को लेकर ये कैसी बयानबाजी? मैंने अपनी डीपी बदल डाली क्योंकि झंडा खुशी और गर्व का प्रतीक है।
हमारे राज्य के ध्वज को भारतीय ध्वज से जोड़ा गया, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस जुड़ाव को खत्म करके इसे छीन लिया गया। आपने भले ही हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारी सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता। तिरंगे पर ये सियासत क्यों है? उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसलिए हम 2 मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट माय अपील इज। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। सच और झूठ के खेल में राजनीति उलझती चली गई। विपक्ष ने कहा तिरंगे का सम्मान हम भी करते हैं, पर न्योता नहीं मिला। सरकार ने पूछा देशभक्ति के लिए कैसा न्योता? तो नहीं बुलाया गया। बीजेपी की रैली थी, कौन कहता है विपक्षी पार्टी की नहीं मना करती? जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो फिर कौन जाता दूसरा? उन्होंने कहा मंत्रालय की तरफ से गया था। बिल्कुल गलत बोल। किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही है। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करेंगे, कितना लाजमी है। अपोजिशन को भी हमने लेटर लिखा, मेल किया, फोन किए। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। तिरंगा अभियान तेरा झंडा मेरा झंडा की राजनीतिक चौसर में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाकर सबसे ऐसा करने का आह्वान किया। कई लोगों ने फौरन पीएम की बात मानी। विरोधी दलों ने कुछ अलग अंदाज में मामला लपका। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा भी ट्वीट कर दिया। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ परिवार और बीजेपी को देशद्रोही बता दिया। ट्वीट करते हुए लिखा, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। तिरंगे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। भारत माता की जय हम कहते हैं, बाकी देशों में उस भारत माता नहीं कहा जाता, माँ का ही कहते नहीं है, और हमारे देश का प्रतीक है। इसमें जो ये तुच्छ लोग राजनीति करते हैं वो बड़ा गलत तो लगता है। सिंपल सी बात है, पहली बात तो अपने देश का सिंबल है और ये उस टाइम से सिंबल बना हमारा जब से हमारे देश के अंदर ये सोच आई कि अब हमने आजाद होना है। ठीक है, तो ये वो तिरंगा है जिसके अंदर, जिसके पीछे इसको आगे उठाते हुए हम लोग चले इस ध्वज के पीछे, और ये हमारे लिए इसलिए मैटर करता है क्योंकि यही हमारे को बताता है कि हमारा सिंबॉलिक जितने भी हमारे यहाँ पे रिलीजियस है और जितने भी हमारे यहाँ पे रेसेस हैं, सारी की सारी हम एक हैं। तो इस तिरंगे के अंदर सब आ जाता है, तो उस हिसाब से बना हुआ है। पर ये भी सुनिए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तिरंगे को लेकर क्या कह रहे हैं। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरा जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए।
डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से पहली बार फहराया गया, तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है? पर कांग्रेस लगातार तंज और कटाक्ष की मुद्रा में है। प्रधानमंत्री जी, एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मातृ संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? अब तो राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आजादी है, सबको करना था, करना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं? जिस तिरंगे को विजय पताका बनाकर फहराने या लिपट जाने की प्रतिज्ञा के साथ एक सैनिक घर से निकलता है, उस तिरंगे को घर में फहराया जाए, इस बात पर राजनीति कैसे हो सकती है? मायने क्या है तिरंगे? So now it is a proud feel of this, you know, because ये स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम, हर घर तिरंगा, और now 75 है, सो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो प्राउड फील करते हैं। देखिए, पहले तो 5 से 10,000 20,000 तक तिरंगे बनते थे, और उसके बाद फिर इमरजेंसी में तिरंगे बने। इसके बाद फिर अन्ना हजारे के दौर में ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार तिरंगे रोज बनाए थे। रोज बनते थे 20-25 रोज बनाए थे जी। इसके बाद अब हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा जितने तिरंगे अब बन रहे हैं। अब तो हम कम से कम 1 लाख डेली बना रहे हैं, और लोग भी बना रहे हैं उसको, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। क्या देश प्रेम और राजनीति दो इतनी अलग धाराएं हैं कि इनके रास्ते कभी मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे तो केवल इस्तेमाल के लिए? क्या राष्ट्रीय चिन्ह पर भी बाकी मुद्दों की तरह पक्ष और विपक्ष बंटा रहेगा, या आजादी के 75 साल होने पर 125 करोड़ देशवासियों का ये देश मिलकर तिरंगे के सम्मान में जय हिंद का उद्घोष करेगा? उनसे क्या उम्मीद करोगे जो तिरंगा अभी तक नहीं लगाए? लग गया तिरंगा? मैंने सुना है कि एक हेडक्वार्टर है जिसमें बहुत बरसों तिरंगा नहीं लगा था। क्या आप नाम बोल सकते हो उस हेडक्वार्टर का? क्या आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा कब लगा, आप बता सकते हो क्या? दैट्स अ मदर पार्टी। तिरंगा यात्रा में सम्मिलित ना होकर तिरंगे का भी घोर अपमान किया है, और इसलिए इस अपमान और अपराध से बचने के लिए कुछ दल और नेता आरएसएस को गाली देना प्रारंभ कर रहे हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को भी गाली दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। इसलिए उनका एक फैशनेबल नशा है टू अब्यूज आरएसएस। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन 2 वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे तिरंगे पर जो सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध कविता रची गई थी,
ये रची गई थी 1924 में। कवि थे श्यामलाल गुप्त। आप सोचेंगे 1924 में कैसे, जब 1947 में हमारे तिरंगे को अपनाया गया था। तो वो ऐसे कि जब से एक राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा शुरू हुई, उस समय से ही 3 रंगों के प्रयोग से इस ध्वज को बनाया गया। तिरंगे के रंग और रूप पर लगातार चर्चा और चिंतन तो होता रहा, लेकिन 3 रंग की पट्टियां इसमें शामिल रहीं। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में भारतीय झंडा फहराया गया था, जिसमें केसरिया पट्टी जिस पर 8 फूल थे और सबसे नीचे हरी पट्टी जिसमें एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद तारा बनाया गया था। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में कई देशों के झंडे थे और भारत की ओर से ब्रिटिश फ्लैग आया था। तब भीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा फहराया। ये राष्ट्रीय झंडे का दूसरा रूप था। 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने नया झंडा फहराया। ये बिल्कुल ही अलग था। इसके ऊपर एक तरफ यूनियन जैक लगा था, बीच में कई लाल हरी पट्टियां रहीं जिनके ऊपर सप्तऋषि अंकित थे। झंडे के एक कोने में एक चांद तारा बनाया गया था। इसके बाद 1921 में ही पिंगली वेंकैया ने वो झंडा दिया जिसमें थोड़े बदलाव के बाद आज का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना। हम इस तिरंगे को बनाने में, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ, ये राष्ट्र अभिमान का प्रश्न है, तो हमारी कंपनी ने तय किया है कि हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट अपना नहीं ऐड करेंगे। जो हमारी एट पार कॉस्ट है, उस कॉस्ट पर ही हम ये तिरंगे को सेल करेंगे। हिंदुस्तानी है और हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और अपने तिरंगे का सम्मान करें हम, है ना। और इसको लोगों में जागरूकता इसी तरह फैलाना है कि भाई ये हमारा तिरंगा और ये सम्मानित करने के लिए, कि ये सम्मान उसका, तिरंगे का सम्मान करने के लिए ही इस काम को आगे बढ़ाया गया है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। ध्वज हमारे एक होने का प्रतीक होता है। वो ये कहता है कि जाति धर्म राज्य से परे आप सब एक हैं। दुनिया भर के हर देश के लिए उसका अपना राष्ट्रीय ध्वज बहुत मायने रखता है, लेकिन नियम कानून बहुत अलग अलग होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया के हर देश के लोगों को अपने देश का झंडा बहुत प्रिय होता है और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह के नियम होते हैं। यूएस, कनाडा, नेदरलैंड्स में झंडे का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स पर करना कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन झंडे के प्रति असम्मान नहीं झलकना चाहिए। अमेरिका में झंडे को लेकर चलने या डिस्प्ले को लेकर फ्लैग कोड है। अमेरिकी झंडे को कपड़ों की तरह पहना जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अक्षर, डिजाइन या कोई सिंबल नहीं हो सकता। इंग्लैंड में कोई फ्लैग कोड नहीं है। यूनियन जैक को सीट कवर की तरह या किसी सामान को ढकने के लिए या किसी डायस को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीन में राष्ट्रीय ध्वज का गलत इस्तेमाल या अपमान करने को आपराधिक श्रेणी में डाला गया है। ये नियम हांगकांग पर भी लागू होता है। थाईलैंड में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बेहद कड़े कानून हैं। थाईलैंड में राष्ट्रीय ध्वज या प्रतीक के अपमान पर 2 साल की जेल और 4000 बाht जुर्माना या दोनों एक साथ का प्रावधान है। इटली में न सिर्फ इटली बल्कि किसी भी देश के झंडे को मौखिक रूप से भी अपमानित करने पर जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा करने पर 1000 से लेकर 10,000 यूरो तक जुर्माना वसूला जा सकता है और झंडे को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की जेल भी हो सकती है। जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की सूरत में 5 साल की कैद का कानून है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।